नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन कैरियर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अब सबसे पहले आप सभी को हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं। उसके बाद हमारा जो नोट्स है वो पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम में या व्हाट्सएप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे हैं इससे पहले हम लोग एक क्लास किए थे जिसमें भारत का सामान्य ज्ञान था, जिसके अंतर्गत भूगोल भी शामिल था और थोड़ा सा इतिहास शामिल था। तो उसी को आगे क्रम में हम बढ़ाते हैं। तो उसके बाद देखते हैं, हम लोग मैप के बारे में देख लिया था, कौन कर्क रेखा है, कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। उसके बाद हम लोग देख लिए थे भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है, अनेकता में एकता। फिर उसके बाद उपमहाद्वीप नामकरण, आर्यावर्त, भारत का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा है, हिंदुस्तान का नाम कैसे पड़ा है, इंडिया कैसे पड़ा है, ये सब तमाम चीज़ें हम लोग देखे हुए थे। उसके बाद हम लोग देखे थे भारतीय संस्कृति की विशेषता, अनेकता में एकता। इसके अंतर्गत भूगर्भिक विभिन्नता, जलवायु संबंधी विविधता, स्थिति संबंधित विविधता, धार्मिक एवं भाषा संबंधी विविधता, सांस्कृतिक विविधता, ये सब पढ़े थे। इसके अंतर्गत जो रेड कलर का हाईलाइट किया गया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है, उससे क्वेश्चन आपके आएंगे और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब देखिए, भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, कितनी अक्षांश, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग इससे पहले वीडियो में। आज हम लोग भारतीय इतिहास के पढ़ेंगे स्रोत, कि भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है। तो याद रखेंगे, एक स्रोत होता है, एक जो ज़रिया है वो है पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक मतलब सिंपल सा इसका अर्थ है, पुरातात्विक मतलब होता है खुदाई। खुदाई से जो प्राप्त होता है, चाहे सिक्के हो, मुहर मतलब सील जो होती है उससे प्राप्त होती है। या फिर साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत मतलब जो लेखक कवियों द्वारा लिखा गया है पुस्तक, उसके माध्यम से हमें प्राप्त होता है कि प्राचीन इतिहास कैसा था, कौन सा चीज़ प्रचलन था, कौन सी प्रथाएं प्रचलित थी, ये सब के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है इसमें, वो है हमारा पुरातात्विक स्रोत। दिख रहा है, देखिए, जिसके अंतर्गत क्या क्या है, सिक्के, अभिलेख, स्मारक भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला और क्या है, अवशेष है। देखिए सिक्के, सिक्के में देख सकते हैं आप लोग, कुछ चित्र छपा हुआ है। इसी के माध्यम से पता चलता है कि उस काल में इस जो जानवर है, इस देवी देवता या इसकी पूजा, इस पशु की पूजा की जाती थी। ठीक है ना। उसके बाद है, देखिए, अभिलेख। अभिलेख मतलब सिंपल सा अर्थ है, अभिलेख मतलब होता है किसी पत्थर या धातु पर उकेरा गया, मतलब पत्थर या धातु पे लिखा गया होता था, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी है उस पुराने इतिहास है, जो उस टाइम जो इतिहास था तत्कालीन, उसके बारे में जान सके। उसके बाद है स्मारक के भवन में उन लोग लिखे रहते थे, चिन्ह बनाते थे। मूर्तियों में, मूर्तियों से पता चलता है कि उस टाइम कौन से भगवान की लोग पूजा करते थे। चित्रकला से पता चलता है कि उस टाइम कैसे वाला चित्रकारी की जाती थी। और अवशेष, अवशेष मतलब जो बाकी बचते हैं वो है, मतलब जो मृत अवशेष है उसकी बात कर रहे हैं इसमें। और आगे देखते हैं हम लोग, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पुरातात्विक स्रोत हमारा कंप्लीट हो गया है। देख लीजिए, ये वाला जो है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम लोग पढ़े हैं अभिलेख, सिक्के, स्मारक, अवशेष, भवन, ये सब पढ़े हम लोग। ठीक है, याद रखेंगे, भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम। नोट कर लीजिए, एग्जाम में आपके आ सकता है और टेस्ट में तो मैं बिल्कुल इसको दूंगा ही दूंगा। भारतीय पुरातात्विक के जनक कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम। क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा शामिल है। तो इसके अंतर्गत जो बुक है, जो पुस्तक है और जो इसके रचनाकार है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे इसको। ठीक है, अब देखते हैं उसी लिस्ट को हम लोग। ये लिस्ट है साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत। इसमें से पहला क्या लिखा है दोस्तों, देखिए आप लोग, वो लिखा है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में आप सभी को याद रखना है, बौद्ध साहित्य ये सब सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्ब पिटक, मिलिंद पन्हो, बुद्ध चरित और दिव्यादान। जो इसमें से जितने भी पिटक है, इसमें सूत्र, विनय, अभिदम्ब, जितने भी, हम लोग बौद्ध धर्म में तो इसको कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। प्लस अभी से आपको याद रहेगा तो आपके लिए ही आसानी होगी। और मिलिंद पन्हो हम लोग पढ़ेंगे, मौर्योत्तर काल में, गुप्त काल में, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो के बारे में बताना चाहूँगा, ये नागार्जुन से संबंधित है। मिलिंद पन्हो कौन सी भाषा में है, तो याद रखेंगे, मिलिंद पन्हो में एक प से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे पन्हो करके, तो ये पाली भाषा में है मिलिंद पन्हो। क्लियर है। बुद्ध चरित किसने लिखा है, तो बुद्ध चरित लिखा है अश्वघोष ने। किसने लिखा है दोस्तों, अश्वघोष। आप लोग नोट करते चलेंगे ना, मैं लिख रहा हूँ, अश्वघोष ने क्या लिखा है, बुद्ध चरित लिखा है। आप लोग कॉपी में नोट करिए, यहाँ से क्वेश्चन दूंगा मैं। और दिव्यादान भी बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, याद रखेंगे। कैसे याद कर सकते हैं इसको, वीज़ा करके मैंने याद किया है, बता देता हूँ। वीज़ा, VSA, वी से क्या है, विनय पिटक, S से क्या है, सुत्त पिटक और A से क्या है, अभिधम्ब पिटक।
क्लियर है। वीज़ा करके बौद्ध धर्म में इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन कौन से पिटक में बुद्ध के जो अनुशासन के नियम है, बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन के नियम है, बुद्ध के उपदेश है, किसमें पुनर्जन्म है बुद्ध का, ये सब तमाम चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ इतना याद रखना है, बौद्ध साहित्य के अंतर्गत वीज़ा है, वी ऐसे, वी से मतलब विनय पिटक, एस से सुत्त पिटक और ए से अभिधम्ब पिटक। और मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो मैंने अभी जिक्र कर रहा हूँ कि मिलिंद पन्हो जो है पाली भाषा में है। क्लियर है। और एक है इसमें बुद्ध चरित। बुद्ध चरित किसने लिखा है बताइए आप लोग, मैंने यहाँ पे लिखा है ना, उसको आप कॉपी में नोट करेंगे। अश्वघोष लिखा है, अश्वघोष ने बुद्ध चरित नामक पुस्तक की रचना की है जो बौद्ध साहित्य या बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। उसके बाद है एक दिव्यादान। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट मैं दे सकता हूँ या एग्जाम में भी आएगा, इनमें से कौन सा बौद्ध ग्रंथ है या इनमें से कौन सा बौद्ध ग्रंथ नहीं है। आशा करता हूँ कि ये बौद्ध ग्रंथ क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम लोग जैन साहित्य। आप सभी को मालूम है जो जैन धर्म है, जैन धर्म मूलतः कितने भागों में डिवाइड है, 2 भागों में डिवाइड है। एक जो है दिगंबर है और दूसरा क्या है, श्वेतांबर है। एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे तो क्लियर हो जाएगा। एक है दिगंबर, जानते हैं जो दिगंबर वाले हैं उन लोग साधु लोग कपड़े नहीं पहनते हैं, और एक होता है श्वेतांबर। श्वेतांबर लोग हैं जो जैन धर्म का ही दूसरा संप्रदाय है। श्वेतांबर लोग, इन लोग सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर लोग वस्त्र धारण नहीं करते हैं। दिगंबर लोग बहुत जो कठिन नियम होता है उनका पालन करते हैं और श्वेतांबर लोग जो है मध्यम मार्गी अपनाते हैं। तो दिगंबर के जो भगवान हैं किसको माना जाता है, तो माना जाता है भद्रबाहु जी को माना जाता है। भद्रबाहु को दिगंबर का भगवान माना गया है। और श्वेतांबर का भगवान बताइए आप लोग, जो श्वेतांबर संप्रदाय है जैन धर्म के अंतर्गत, उसके भगवान को बोला जाता है स्थूल भद्र। याद रखेंगे, लिख रहा हूं यहाँ पे स्थूल भद्र करके याद रखेंगे, नोट करते चलेंगे ना। दिगंबर, जैन धर्म मूलतः 2 भागों में डिवाइड है, पहला है दिगंबर और दूसरा है श्वेतांबर। दिगंबर के लोग जो भगवान की पूजा करते हैं उस भगवान का नाम है भद्रबाहु, ये लिखा हुआ है भद्रबाहु। और जो श्वेतांबर लोग हैं, श्वेतांबर मतलब जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, उन लोग जिस भगवान की पूजा करते हैं जैन धर्म के अंतर्गत, उसका नाम है स्थूलभद्र। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं हम लोग जैन साहित्य में परिशिष्ट पर्व। परिशिष्ट पर्व भी जैन साहित्य से ही संबंधित है। और भगवती सूत्र और एक है कल्प सूत्र। तो याद रखेंगे 2 इसमें सूत्र नाम से है लास्ट में। तो याद रखेंगे जैन साहित्य में या जैन धर्म में भगवती सूत्र और कल्प सूत्र दोनों जैन धर्म से संबंधित है। और एक क्या है, जैन धर्म लोग बहुत जो जैन लोग होते हैं, जैनिज्म लोग, उन लोग बहुत सारे पर्व मनाते हैं, इसलिए क्या है परिशिष्ट पर्व है। याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं, इसको याद रखेंगे। क्लियर है आप सभी को, याद करना है अच्छे से। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इनमें से कौन सा जैन साहित्य नहीं है करके। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा भगवती सूत्र, सेकंड ऑप्शन रहेगा भद्रबाहु चरित, थर्ड ऑप्शन रहेगा परिशिष्ट पर्व और फोर्थ ऑप्शन रहेगा दिव्यादान करके दे देगा। तो आपको पहचानना है जी कि कौन सा जैन साहित्य है, कौन सा बौद्ध साहित्य है। क्लियर हो रहा है आप सभी को। चलिए आगे देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष साहित्य के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को मालूम है, लगभग आप सीरियल भी देखे होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। देखे हैं ना आप सभी? हाँ देखे हैं। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य पढ़े हैं, जिसमें मगध में घनानंद नामक शासक का शासन रहता था, जो कि बहुत ही अपने तृष्णा भोगी में व्यस्त रहते थे इस काम में। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसने लिखा है? राज कल्हण ने लिखा है। तो मैं इसकी बात कर रहा था, चंद्रगुप्त जो मौर्य है उनको जो राजा बनाया है उनके पीछे सबसे ज़्यादा हाथ है, तो वो है कौटिल्य। कौटिल्य को और क्या बोलते हैं? चाणक्य भी बोलते हैं, याद रखेंगे। कौटिल्य का नाम चाणक्य भी है और दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त भी है, याद रखेंगे। क्या है? विष्णुगुप्त लिखेंगे ना, भले यहाँ पे मैं जल्दी से लिख दिया हूँ, समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन विष्णुगुप्त। कौटिल्य का 3 नाम है, याद रखेंगे। पहला कौटिल्य, दूसरा चाणक्य और तीसरा विष्णुगुप्त। इन्होंने, कौटिल्य या चाणक्य ने कौन सा बुक लिखा है? अर्थशास्त्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अर्थशास्त्र। क्वेश्चन ये आता है चाहे यूपीएससी एग्जाम हो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस चीज़ का उल्लेख है। तो कौटिल्य किस टाइम था जी? ये मौर्य वंश के समय था। तो याद रखेंगे मौर्य वंश का जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में वर्णन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। क्लियर हो रहा है आप सभी को? चलिए ठीक। उसके बाद है दूसरी रचना है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसने लिखा है? तो कल्हण ने लिखा है, याद रखेंगे। राजतरंगिणी की रचना कल्हण ने किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाणिनि की अष्टाध्यायी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और विशाखदत्त आप लोग गुप्त साम्राज्य में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम जो 9 रत्न थे उसके मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाखदत्त ने लिखा है।
और कालिदास की जो रचना है, जितनी भी रचना है कालिदास की, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। देखिए क्या क्या रचना है इसकी, तो वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या लिखा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, मेघदूतम। क्लियर है? कालिदास की जितने भी रचना है लगभग इसमें जो लिखा है, और बहुत सारी रचना है, लेकिन इसमें जो 4 रचनाएं लिखी हुई है उसको आपको याद रखना है। फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ मैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम और मेघदूतम। उसके बाद है बाणभट्ट। बाणभट्ट ने कौन कौन सी रचना की है? हर्षचरित, ये रचना का नाम है, पुस्तक का नाम है हर्षचरित, और कादम्बरी, ये दोनों पुस्तक का नाम है। व्यक्ति का नाम कौन है? तो बाणभट्ट नामक व्यक्ति ने इसकी रचना की है, याद रखेंगे। जितने भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से नोट करेंगे और याद करना है। टेस्ट में आज की यही आएगा और एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग, इतिहास के जनक किसको कहा जाता है जी, बताइए आप लोग। इतिहास के जनक कहा जाता है, वो है हेरोडोट्स को। ये है इतिहास के जनक है, याद रखेंगे। हेरोडोट्स को इतिहास का जनक कहा जाता है। और इसमें बाकी हम लोग पढ़ेंगे फायहान। फायहान जो है एक बार नोट कर लेंगे आप लोग। जो फायहान जो है वो चंद्रगुप्त, गुप्त वंश के जो राजा थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था फायहान, 405 ईस्वी में। और वेनसोंग, वेनसोंग कब आया है? हर्षवर्धन के टाइम आया था, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक चीनी यात्री था ये। जितने भी पढ़ रहे हैं चीनी यात्री था, चीनी लेखक थे, कौन कौन? फायहान, वेनसोंग और इत्सिंग। तो वेनसोंग जो है हर्षवर्धन के टाइम आया था। हर्षवर्धन वर्धन वंश के संस्थापक रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। वेनसोंग जो है 629 ईस्वी में, कितने में बोल रहा हूँ? 629 ईस्वी में भारत में आए थे ये। हर्षवर्धन जो राजा थे उस टाइम वह भारत के शासक थे। क्लियर है? और हर्षवर्धन मतलब वेनसोंग की बात कर रहा हूँ। वेनसोंग जो है 10 साल बाद मतलब 639 ईस्वी में कहाँ आए थे? तो ये आए थे हमारे छत्तीसगढ़। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग पढ़े भी होंगे। वेनसोंग जो है छत्तीसगढ़ 639 ईस्वी में आए थे। उस टाइम छत्तीसगढ़ में किसका शासन था? तो पांडु वंश का शासन था। और कौन शासक था? शासक का क्या नाम था? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन। क्या बोल रहा हूँ जी, बताइए आप लोग। महाशिवगुप्त बालार्जुन। एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लोग कॉपी में नोट करते चलेंगे ना। महाशिवगुप्त बालार्जुन, ये पांडु वंश से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पांडु वंश से संबंधित है छत्तीसगढ़ की। लिख लिए? स्पीड हो रहा है तो पॉज कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। उसके बाद अलबरूनी ये सब तो पढ़ेंगे हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। इतिहास, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इतिहास। तो इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांट सकते हैं, वैज्ञानिक ने, इतिहासकारों ने बांटा हुआ है। इसमें से पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल। और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल मतलब बहुत ही ज़्यादा पुराना, बहुत पुराना। उसके बाद थोड़ा सा उससे नया, उसको बोलते हैं हम लोग आद्य ऐतिहासिक युग। और उससे जो नया है उसको बोलते हैं ऐतिहासिक युग। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे और आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान देंगे इधर, प्राग ऐतिहासिक काल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, और आद्य ऐतिहासिक को क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इंग्लिश नाम भी याद करना है आपको, ठीक है। मैं जितना भी बोल रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक बहुत ही अच्छे से सुनना है उसको, क्योंकि क्वेश्चन मैं जो बोल रहा हूँ उससे भी मैं दे सकता हूँ और एग्जाम में भी आएगा वही क्वेश्चन। ऐतिहासिक काल, इसको क्या बोलते हैं? हिस्टोरिक पीरियड। इस काल में देखिए, इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन से परिचित नहीं थे, याद रखेंगे। सबसे पुराना काल है, प्रागैतिहासिक काल की बात कर रहे हैं। उसके बाद देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है? लिपि से तो परिचित थे पर पढ़ी क्या है? नहीं जा सकी है, याद रखेंगे। पढ़ा नहीं जा सका है इसकी लिपि को। और इसमें जो है मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और वह पढ़ी भी जा सकी है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसमें लिपि से परिचित नहीं थे, लिपि ही नहीं थी तो पढ़ेंगे कहाँ, ठीक है ना। उसके बाद है आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें लिपि तो थी लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, समझ नहीं आया है कि कौन सी लिपि में लिखा गया है। पढ़ने पर मतलब पढ़ने में हम लोग सफल नहीं हो पाए हैं। उसके बाद देखते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में लिपि थी और उसको पढ़ा भी जा सका है। क्लियर है आप सभी को? चलिए ठीक, आगे देखते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है पाषाण काल और दूसरा है ताम्र पाषाण काल। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसमें तो पाषाण काल ही हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। पाषाण काल के अंतर्गत सबसे पुराना जो था उसको बोलते हैं पूरा पाषाण काल। उससे थोड़ा सा नया था उसको मध्य पाषाण काल बोलते हैं। उसके बाद नव पाषाण काल आया है। तो पूरा पाषाण काल के बारे में संक्षेप में बताना चाहूँगा। पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हुई है, याद रखेंगे। उस टाइम तो माचिस वगैरह कुछ नहीं होता था, तो लोग गिट्टी या पत्थर को स्ट्राइक करते थे और आग निकालते थे।
तो वही क्या कहलाता था, आग, मतलब वही पूरा पाषाण काल में ही खोज हुई आग की खोज, तो याद रखेंगे। और मध्य पाषाण काल में पशुपालन किया जाता था, याद रखेंगे, पशुपालन किया जाता था। और सबसे पहले जो किसी पशु से इन लोग पालते थे, किसी पशु को पाल रहे हैं, वो क्या है, कौन सा जानवर है वो, कुत्ता जानवर है, ठीक है ना, याद रखेंगे, कुत्ता है, उसी को उन लोग पालते थे। और नवपाषाण काल में क्या है, कृषि, कृषि को याद रखेंगे, कृषि करना आरंभ किए हैं। अब कृषि कर रहे हैं, आजीविका का साधन भी होता है, धन प्राप्त करने का साधन भी होता है। इन लोग अब बेचेंगे कैसे, उसको ले जाएंगे कैसे, तो इन लोग क्या है, जो बैलगाड़ी होता है उसी प्रकार पहिया बनाए हैं इन लोग, तो याद रखेंगे नवपाषाण काल में ही कृषि का भी विकास हुआ है। और क्या है, उसको सामान को ले जाना पड़ेगा ना, हाँ, तो उसके लिए पहिया, तो पहिए का भी आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। क्लियर हो रहा है आप सभी को। चलिए देख लेते हैं लिस्ट में। अब पीडीएफ में हमारे क्या है, पुरातात्विक स्रोत में आप देख लेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल से बता रहा हूँ कि पुरातात्विक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, एक बार देख लीजिए आप लोग भी ना, आर्कियोलॉजिकल बोला जाता है इसको। चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।